हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन द वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं हूं गोविंद सिंह राठौर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोग एचटीएमएल के बेसिक्स को पढ़ने वाले हैं और नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे ऐप पे जा करके यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा करके जो नोट्स मैं पीछे वीडियो में आपको दिखाऊंगा वही सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स पहले देख लेते हैं कि पूरा कोर्स कंटेंट क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ वेब पेजेस की, कैसे वेब पेजेस डिजाइन करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं और कैसे उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर एचटीएमएल के टैग्स देखेंगे, जैसे नॉर्मल जो बेसिक टैग हमारे एचटीएमएल हेड, बॉडी और उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से उसमें यूज होते हैं। ठीक है, बीआर टैग, एचआर टैग, हेडिंग लेवल्स, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लिस्ट बनाना सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में। यूएल, ओएल और डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह बनाई जाती है और इनके एट्रीब्यूट्स और फॉन्ट टैग। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट हम लोग इस पूरे वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे मैंने सारे जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में रखे हुए हैं। लगभग इसमें पूरे 16 क्वेश्चन मैंने इसमें कंटेन किए हैं। इन 16 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, कोई भी पॉइंट इसमें आपका बचेगा नहीं। अगर ये सारा पढ़ लेते हैं तो पूरा आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज एचटीएमएल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, तो एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और अब देखते हैं इसका यूज क्या होता है, क्यों एचटीएमएल हम लोग यूज करते हैं। तो एचटीएमएल इज अ लैंग्वेज, एचटीएमएल इज यूज्ड टू क्रिएट, एचटीएमएल इज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर, लेआउट एंड बिहेवियर ऑफ वेब पेज। यानी इन सिंपल वर्ड, एचटीएमएल जो वेब पेज हम लोग क्रिएट करते हैं उनको बनाने के काम में आता है। ठीक है, वन मोर थिंग, एचटीएमएल इज अ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ लोग बोलते हैं कि एचटीएमएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो, एचटीएमएल एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और हमेशा मार्कअप लैंग्वेज कुछ डिजाइन करने काम में आता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेब पेज का लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो एचटीएमएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। इसके अलावा एचटीएमएल कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी नहीं है। आप अगर इसमें कैपिटल ए लिखिए और स्मॉल ए लिखिए तो ये दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, जैसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज में अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो उसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एचटीएमएल। सिंपल सा मतलब है कि एचटीएमएल फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इट इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेजेस। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख दी है। अगर मान लो आप ये नहीं याद कर पाए या आप भूल गए तो सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि HTML इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेजेस। इतना लिख करके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ HTML। ठीक है, तो HTML जो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उससे पहले और क्या क्या था। ठीक है, उससे पहले था हमारा GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। जनरल मार्कअप लैंग्वेज से बना HTML यानी स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे जनरल वर्ड मैं गलती से छूट गया, मैं बाद में लगा दूंगा, नोट्स में इसको मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। फिर उसके बाद आया अपना HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इससे पहले भी दो लैंग्वेजेस थी, HTML एंड GML। ठीक है, तो डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनके फुल फॉर्म्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्जन्स की। तो स्टार्टिंग हुई थी आपके HTML वर्जन 1 से, यानी 1.0 उसको हम लोग बोलते थे। और फिर अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास है HTML5, जिसको हम लोग HTML5 भी बोलते हैं। ठीक है, HTML5 हमारा लेटेस्ट वर्जन है। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ HTML, तो हमारा HTML 1.0 कह सकते हैं और जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा है HTML5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन वी वर्क विद HTML। हम लोग HTML के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो वी नीड 2 बेसिक टूल्स। हमको 2 बेसिक टूल्स की जरूरत होती है HTML के साथ काम करने की। पहला है HTML एडिटर, जिसपे हम लोग HTML कोड लिखते हैं, टू राइट HTML कोड। ठीक है, दूसरा है ब्राउजर टू व्यू द वेब पेज। ठीक है, पहला है HTML एडिटर जिसपे हम लोग
कोडिंग करते हैं और दूसरा है ब्राउजर जिसपे उसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो अब जो HTML एडिटर है इसके भी दो पार्ट्स हैं, मतलब दो टाइप्स हैं, दो तरह के आपके HTML एडिटर्स होते हैं। पहला है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, WYSIWYG। इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। फुल फॉर्म ऑफ WYSIWYG इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोगों को वहां पे कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमारा वहां पे स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका एडोब ड्रीमवीवर। मैं आपको अब एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं एडोब ड्रीमवीवर ओपन करके, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या मतलब होता है इसका व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का मतलब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ड्रीमवीवर पे किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। चलिए, ओके गाइस, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है और मैं यहाँ पे इसके डिजाइन मोड पे हूँ। जो वर्ड था, हम लोगों ने अभी जो वर्ड पढ़ा था, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका मतलब ये है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर मुझको यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है तो HTML में आपको अगर टेबल क्रिएट करनी है तो नोटपैड पे जाकर के आपको काफी कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कोडिंग वगैरह हमको नहीं करनी। अगर मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे गया इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाकर के मैंने क्लिक किया टेबल पे, और यहाँ पे देखिए 3x3। इसके अलावा आप कुछ भी दूसरा भी यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज कर दिए हैं और इसकी विड्थ वगैरह यहाँ पे सब लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा, ये मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आपके यहाँ बन के आ गया होगा। आपको यहाँ पे कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे डेटा फिलिंग करनी है तो यहाँ पे जाकर के डेटा भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बेसिक ऐसे ही डेमो डेटा फिल कर देता हूँ। ये जैसे मैंने कुछ डेटा फिल कर दिया। अब आपको देखना है इससे कोडिंग क्या बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोडिंग करने के लिए मैंने कुछ कोड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया डायरेक्टली, जैसे आप किसी अदर सॉफ्टवेयर या MS वर्ड में इंपोर्ट करते हो। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका जो स्ट्रक्चर बना है इसका कोडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गई होगी। ये देखिए कोड मोड पे आ गए हम लोग और यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका कोड यहाँ पे पूरा टेबल का जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज दूसरा कौन सा एडिटर होता है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा एडिटर है टेक्स्ट एडिटर, जो कि आपका नॉर्मल नोटपैड ही है। तो नोटपैड पे हमको इस तरह का कोई फीचर नहीं मिलता है, हमको सारी की सारी कोडिंग बैठ करके खुद ही करनी पड़ती है। और स्कूल्स में नोटपैड को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना होता है। कोई हेल्प वगैरह आपको जब प्रोफेशनली कोई काम आप करेंगे तब आप इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, बट स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्योंकि वहां पे आपको सिखाना होता है तो आपको नोटपैड ही यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो दो तरह के हो गए आपके HTML एडिटर। पहला है WYSIWYG एंड दूसरा है नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राउजर था वो तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, उस पर आप केवल जो भी आउटपुट चाहे इससे बनाएं कोडिंग, चाहे इससे बनाएं चाहे इससे बनाएं, उसका आउटपुट आप किसी भी ब्राउजर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 4, हाउ टू क्रिएट अ वेब डॉक्यूमेंट। हम लोग एक वेब डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इन्हीं स्टेप्स को मैं अभी फॉलो करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। पहला स्टेप क्या है, ओपन अ नोटपैड, क्योंकि हम लोग नोटपैड पे काम करेंगे तो हमको यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, फिर उसमें हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखेंगे। अब फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या है वो पता नहीं है, तो मैं पहले से लिख के रखूंगा। ठीक है, नीचे मैं दूसरा क्वेश्चन उसके लिए भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है वो आपको लिखना है, फिर उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है .html एक्सटेंशन में। ध्यान दीजिएगा, कोई नोटपैड की फाइल के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो HTML तब तक नहीं बनेगी जब तक आप उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल demo.html, कुछ बच्चे क्या करते हैं demo.html1 या demo.html2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको जो भी नेमिंग करनी है, लाइक आपको demo1 demo2 demo3 बनाना है तो आप demo1.html करिए, demo2.html करिए, बट HTML के साथ जो एक्सटेंशन है वो एज इट इज सेम ही रहेगा, नाम आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाता हूं। मेरे पास कोड लिखे रखे हैं, आप उसको देख करके अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, चलिए यहां पे आ गए। तो यहां पे पहला स्टेप था क्या, पहला स्टेप था
ओपन नोटपैड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई नोटपैड फाइल चाहे तो आपकी पहले की बनी बनाई है, आप बना सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप जाकर के न्यू फाइल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरी फाइल पहले से बनी हुई रखी है और यहाँ पे मैं इसको रीनेम भी करके रखा हुआ है। इसको आपको ओपन करना है, डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया। फिर आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल पहले से ही लिख के रखा हुआ है। आपको क्या क्या करना है, पहले आपका एचटीएमएल आएगा, फिर ये सारे टैग्स आप पे आएंगे। अभी इसको मत समझिए, इस क्वेश्चन को मैंने आगे फिर से पूरा समझाया कैसे कोडिंग करनी है। बस आप इतना समझ के चलिए कि आपको नोटपैड फाइल ओपन करनी है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल लिखना है और फिर जो भी आपने लिखा है उसको डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन में सेव करना है। हम लोग अभी केवल फाइल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, फाइल कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे गए, फाइल में मैं गया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा वेब पेज डॉट html इस तरीके से वेब पेज डॉट html, फिर आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो सेव करने के बाद देखिए क्या है, आपकी जो फाइल थी ये वाली, वो एक ब्राउजर फाइल में कन्वर्ट हो गई। अब आप इसको विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए, जो मेन कंटेंट लिखा था, मेन कंटेंट, वो आपको यहां पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक नॉर्मल एचटीएमएल फाइल हम लोग यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक किस तरीके से एक फाइल क्रिएट करनी है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोडिंग पार्ट मैं आपको बाद बताऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू व्यू और ओपन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हालांकि मैं ये अभी आपको बता ही चुका हूं कि एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन भी देख लीजिए, जस्ट डबल क्लिक ऑन योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड इट डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पे आते हैं हम लोग, डबल क्लिक करना है इस पे, सिंपल जो आपकी एचटीएमएल फाइल थी, मतलब जो आपकी ब्राउजर फाइल थी, उस पे आपने यहां पे डबल क्लिक कर दिया और ये आपका यहां पे जो डॉक्यूमेंट है, डबल क्लिक करने के बाद वो आपका यहां पे ओपन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं था, वो उसी क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस कर चुका था अभी भी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टैग। जो टैग क्या होता है, एचटीएमएल में टैग्स क्या होते हैं। पहला चीज, मेन पॉइंट हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, एचटीएमएल में टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एचटीएमएल या वेब पेज। जैसे मैंने अभी आपको यहां पे एक पेज ओपन करके दिखाया था, ये, ठीक है। तो ये टैग्स होते हैं, दीज आर द टैग्स। ये एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है, बॉडी टैग है, तो ये इनको हम लोग बोलते हैं टैग्स। तो टैग्स क्या हो गए, टैग आर द बेसिक या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज। जो एक वेब पेज के ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे हम लोग कोई दीवार बनाते हैं उसमें छोटे छोटे ईंट लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं, तो उसी टाइप से छोटे छोटे टैग्स हम लोग लगाते हैं जिनकी हेल्प से हमारा वेब पेज बनता है, ठीक है। तो दे कंटेन एलिमेंट, उन टैग्स के अंदर एलिमेंट रखे होते हैं, ठीक है। दे कंटेन एलिमेंट्स, या उन टैग्स के अंदर एलिमेंट कह सकते हैं, टैग्स को ही हम लोग एलिमेंट कह सकते हैं, टैग ही एलिमेंट होता है और उन एलिमेंट्स के अंदर हम लोग कोई डेटा रखते हैं, ठीक है। तो दे कंटेन एलिमेंट्स विच डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड। तो कहने मतलब ये है कि टैग क्या होते हैं, टैग आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज, और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी आपने उनके अंदर कंटेंट लिखा है वो किस तरीके से फॉर्मेटेड होंगे और किस तरीके से दिखाई देंगे आपके वेब पेज पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक पी टैग है, ठीक है। तो पी टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा, सम टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पी टैग और एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, जो मैंने पहले पेज ओपन किया था, एक काम करते हैं, मैं अपने मेन कंटेंट को जो है पी टैग के अंदर लेके आ जाता हूँ। ये पी टैग है और ऐसे ही मैंने पी टैग को क्लोज कर दिया। ध्यान देना, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कोई भी टैग कैसे ओपन होता है। इस तरीके से हमारा कोई टैग ओपन होता है, जैसे मान लो पी टैग है, और जब वो टैग क्लोज होगा तो एक स्लैश यहाँ पे आपका लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एक स्लैश यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस तरीके से जब हमारा पी क्लोज होगा, ठीक है। नाउ अब ये मैंने पी टैग लगा दिया, इसके साथ साथ मैं एक H1 टैग लगा देता हूं, H1। तो H1 भी मैंने उसी तरीके स्टार्ट किया, फिर यहां पे मैंने वही लिख दिया मेन कंटेंट, और इसी H1 को मैंने यहां पे फिनिश भी कर दिया, ठीक है। चलिए ये फिनिश हो गया। ध्यान रखिएगा ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हमारा होता है, दिस इज द बैकवर्ड स्लैश, इसको नहीं यूज करना है हमको,
फॉरवर्ड स्लैश जो क्वेश्चन मार्क की के साथ होता है उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे यूज कर लिया। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूं। ये देखिए जब मैंने पेज बनाया था, ये देखिए जो पी टैग था, यानी पैराग्राफ टैग, वो छोटा ही रहता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन जो मैंने H1 के अंदर बंद किया था, H1 के अंदर जो मैंने इंक्लोज किया था, उसका लुक एंड फील थोड़ा अलग है, वो बिग एंड बोल्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि टैग्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट या कौन सा टेक्स्ट जो भी अंदर कंटेंट रखा है वो किस तरीके से फॉर्मेटेड होगा और किस तरीके से दिखाई देगा आपके वेब पेज पे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग जो टैग होता है यहां पे, जैसे मैंने ओपन किया, इसको मैं ओपन टैग या ऑन टैग कह सकता हूं, और इसको मैं क्लोजिंग टैग या ऑफ टैग भी कह सकता हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लोज करते वक्त। चलिए, ये हो गया हमारा टैग। टैग को ही हम लोग HTML बोलते हैं, सॉरी एलिमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्वेश्चन के अंदर, टाइप्स ऑफ एलिमेंट और टैग। एलिमेंट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे आपको बेसिक एलिमेंट या टैग लगाना बताया था। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहली चीज, फर्स्ट टाइप है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब क्या है? द एलिमेंट दैट इंक्लूड बोथ ऑन टैग एंड ऑफ टैग इज कॉल्ड कंटेनर टैग। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे टैग जिनके पास दोनों टैग होते हैं, ऑन टैग भी होता है और ऑफ टैग भी होता है, ऑन टैग ऑफ टैग। ठीक है, तो ऐसे टैग्स को हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, और उनके अंदर हम लोग कुछ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन मैंने यहां ओपन किया, तो जैसे अभी तक मैंने जितने भी टैग यूज किए वो सारे के सारे कंटेनर टैग ही हैं। ठीक है, HTML टैग यहां स्टार्ट हो रहा है और HTML टैग यहां पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, यानी एक चलो बेसिक वाला लेते हैं हम लोग, जैसे P टैग है, P टैग स्टार्ट हुआ और P टैग फिनिश भी हो गया, अंदर मैंने कोई कंटेंट लिख दिया, फिर P टैग स्टार्ट हुआ, फिर P टैग सॉरी H1 टैग स्टार्ट हुआ और H1 टैग खत्म भी हो गया, फिर मैंने इसके बीच में यहां पे कुछ कंटेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये होते हैं सारे के सारे कंटेनर टैग जिनके पास ऑन टैग भी होता है और सेम ऑफ टैग भी होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक और टैग मैंने दिया है B टैग, दिस मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, इस तरीके से। नौ दूसरा होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनके पास केवल ऑन टैग होता है। तो एम्प्टी टैग कंटेन ओनली ऑन टैग, जिसमें केवल ऑन टैग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। इसके अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट लिख नहीं सकते। कंटेनर टैग के अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं और एम्प्टी टैग के अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल है BR, HR और IMG। इनका एग्जांपल सॉरी इनका यूज है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको BR का यूज करके दिखाता हूं कि BR किस तरीके से हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे यही मैं सेम इस पे आता हूं और मैंने यहां पे सिर्फ BR का यूज कर दिया, नहीं BR का नहीं, मैं आपको यहाँ पे HR का यूज कर दिखाता हूँ क्योंकि इसका यूज ज्यादा अच्छी तरीके से आपको फिलहाल समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे मैं लगाया HR। ठीक है, तो इस तरीके देखो मैंने HR लगा दिया और इसका अपना एक काम डिफाइंड है, इसके अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, HR का अपना एक काम डिफाइंड है, वो अपना काम करेगा उसमें बस। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया, उसका इफेक्ट देखते हैं HR से हुआ क्या। यहाँ पे गए और ये पेजेस देखो पहले से ओपन है, मैं इसको जस्ट रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए HR की हेल्प से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो दिस इज द वर्क ऑफ HR। तो ऐसे ही हर एम्प्टी टैग का अपना एक काम होता है, वो सिर्फ अपना अपना काम करते हैं और उसके अंदर हम लोग कुछ अपने मन से नहीं लिख सकते। हाँ, एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो आगे बताएंगे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया टैग क्या होते हैं, बताया था, और अब मैं बता रहा हूं आपको एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एट्रीब्यूट क्या है? एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML टैग। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑलवेज स्पेसिफाइड ऑन टैग। तो एट्रीब्यूट क्या करता है? जो भी हमारा टैग हम लोगों को लिखा हुआ उसका अपना कोई काम है। ठीक है, उसके अलावा और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है या देनी है कि एक्सटर्नली आप और कोई काम भी परफॉर्म करिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स भी लगाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंटेक्स मैंने आपको लिख के दे रखा है। जैसे आपको यहाँ पे हमेशा एट्रीब्यूट लगाने का सिंटेक्स एक ही जैसा है। कभी भी किसी भी टैग पे अगर आपको एट्रीब्यूट लगाना है तो एट्रीब्यूट लगाने का तरीका एक ही जैसा होगा। एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे
टैग्स भी अलग अलग होंगे, बट लगाने का तरीका हमेशा एक ही जैसे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है टैग नेम, ये फॉर्मूला टाइप का है सिंटेक्स, टैग नेम, फिर एक स्पेस दे करके आपको एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, फिर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। फिर जो बीच में कंटेंट है वो लिखना है और फिर लास्ट में टैग को क्लोज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बॉडी टैग, अभी हालांकि मैंने आपको बॉडी टैग बताया नहीं है, हो सकता है आपको पता हो। बॉडी टैग, उसमें मैंने एट्रीब्यूट लगाया बीजी टैग, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर देने के लिए, और फिर उसकी वैल्यू लगा दी कौन सा बैकग्राउंड कलर होगा, किस कलर का होगा, फिर अंदर जो टेक्स्ट है वो, और फिर मेरा टैग खत्म, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाता हूं। यहां पे आ गए हम लोग, और सपोज मेरे पास अभी H1 टैग है, ठीक है। तो H1 टैग फिलहाल क्या कर रहा है, फिलहाल H1 टैग किस तरीके से दिखाई दे रहा है मुझको, वो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है, बट मैं उसको राइट साइड अलाइन करना चाहता हूं। बाय डिफॉल्ट तो H1 या कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड ही अलाइन होगा, तो अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करके इसको, इसमें तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा कि ये राइट हैंड साइड या सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आया, मैंने देखो ये रहा मेरा टैग नेम, ठीक है, जैसा कि आपको सिंटेक्स मैंने बताया था। फिर एक स्पेस देना है, फिर मैंने अलाइनमेंट करने के लिए एक एट्रीब्यूट देना है यहाँ पे अलाइन, ठीक है। अब उसकी इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू लाइक मैंने यहां लिख दिया राइट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये राइट होता है या नहीं होता है, ठीक है। सेव किया और फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं यहाँ पे, तो ये देखिए अब ये लेफ्ट से राइट साइड में अलाइन हो गया। तो ये मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से कोई भी एट्रीब्यूट हम लोग किसी भी टैग के ऊपर सेट कर सकते हैं और उसमें उसके थ्रू एक्स्ट्रा रिजल्ट हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और बहुत सारे हर अपने अलग अलग जो टैग्स होते हैं उनके सबके अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। फिलहाल अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं किसी भी टैग के ऊपर, ठीक है। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल जो हम जो लिखेंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे कोड यहाँ पे आपको लिख दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के दिखाता हूँ एक बार स्टार्टिंग से। ये हमको मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं बेसिक एचटीएमएल टैग आपको स्टार्टिंग से लिख के दिखाता हूँ कि आपको कैसे, इतना स्ट्रक्चर तो आपको एकदम रट लेना पड़ेगा, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं एचटीएमएल टैग लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एचटीएमएल सबसे पहला टैग हमारा होगा एचटीएमएल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत एचटीएमएल खत्म कर देंगे। बस कॉपी में लिखते हो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अभी कॉपी जब आप लिखोगे तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पे आपको लास्ट में लगाना है, समझ में आप आ जाएगा तो आप लगा लोगे। फिर अंदर आना है हमको, फिर यहाँ पे आ गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब हेड टैग लगाएंगे। हेड टैग एचटीएमएल के अंदर दो मेन टैग आते हैं, एचटीएमएल टैग और हेड टैग, ठीक है। हेड टैग भी क्लोज हो गया। फिर बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग भी क्लोज हो गया। ध्यान दीजिएगा सिर्फ इतना सा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। एक दो चीजें और होंगी, लाइक क्या, सबसे पहले हमारा एचटीएमएल टैग स्टार्ट होगा। एचटीएमएल टैग के अंदर दो मेन चीजें होंगी, हेड टैग और बॉडी टैग। इन दोनों टैग के अपने अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। हर टैग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पहले हो गया आपका हेड टैग, फिर बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर और क्या होता है, हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल टैग लिखते हैं। मैं लिखा टाइटल। अब आप जो अपने वेब पेज का टाइटल चाहते हैं या जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, टाइटल, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहां पे आया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनकी स्पेलिंग्स गलत कर देते हैं तो फिर आपको आउटपुट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने यहां पे स्पेलिंग को ध्यान रखना है। फिर मैंने यहां पे लगा दिया, मैंने यहां पे एक टाइटल लिख दिया कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक टाइटलिंग कर दी इसकी। अब देखते हैं कि इस टाइटल जो मैंने यहां बनाया है इसका इफेक्ट आपको कहां दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया, फिर से मैं यहां पे इसको रन करता हूं। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर भी कुछ लिखा नहीं है, जो भी बॉडी का कंटेंट होता है वो आपको यहां दिखाई देता है, इस जगह पे, ठीक है। जो मैंने टाइटल बनाया है वो आपको यहां दिखाई देगा, बॉडी के बाहर ऊपर। ये दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपको आपका जो टाइटल में आपने जो मेंशन किया है वो आपको यहां पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वर्क ऑफ टाइटल। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पे बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग वो चीजें लिखते हैं जो हमको इस एरिया में यहां देखनी होती है। जैसे अगेन फिर से मैं H1 लगा देता हूं, H1, ये एक हेडिंग टेक्स्ट है, ठीक है, हेडिंग लेवल है, ठीक है, H1, और मैंने यहां रख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको क्लोज कर दिया अपना H1। अब मैं इसको फिर से सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं इस पेज को।
तो अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो चीजें मैंने बॉडी के अंदर लिखी हैं, जो मेरा मेन कंटेंट है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है, और जो मेरा टाइटल है जो हेड के अंदर है वो यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इतना चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ये आपको हर बार लिखनी पड़ेगी जब भी आपसे HTML कोड पूरे पेज का लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके ध्यान रखना है। HTML टैग स्टार्टिंग से और सबसे लास्ट में आपका HTML टैग खत्म होगा। जो टैग जितनी पहले स्टार्ट हुआ है वो टैग उतनी ही बाद में फिनिश होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। HTML टैग, फिर उसके बाद हेड टैग के अंदर इतना सारा आ गया, फिर बॉडी टैग के अंदर इतना आ गया, फिर आपका HTML टैग फिनिश हो गया। ठीक है, आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं जितने भी मैंने आपको टैग्स बताए हैं उन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि व्हाट इज हेड टैग, व्हाट इज टाइटल टैग, या व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी टैग। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन वाइज यहाँ पे लिख दिया है। क्या है HTML टैग? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट इट इज स्टैंडर्ड HTML डॉक्यूमेंट। ये आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि ये जो आपने लिखा है, इस टैग की हेल्प से ब्राउजर को पता चलता है कि ये जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने वेब पेज के बारे में। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द वेब पेज। अभी फिलहाल आप इस हेड टैग के अंदर सिर्फ टाइटल टैग ही लगा रहे हैं, टाइटल टैग ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे हेड के अंदर और बहुत सारे टैग्स लाइक डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड जिसको जो गूगल में यूज होता है सर्चिंग के लिए, या CSS भी हम लोग इसी HTML टैग के अंदर ही, हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी टाइटल ही है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है? जैसा आपने अभी देखा है, इट कंटेन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी हम लोग वेब पेज बना रहे हैं, जिसके बारे में भी वेब पेज बना रहे हैं, तो उसका टाइटल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वो क्या है। जैसे अभी फिलहाल तो कोई खास था नहीं, तो फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। मान लो आप कोई स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं या किसी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम या उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि आपको इधर शो होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है? इट कंटेन द कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट विच गेट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज ऑन योर ब्राउजर। यानी जो भी मेन कंटेंट है, लाइक जो मेन कंटेंट है किसी वेबसाइट का, इधर नीचे वाले एरिया में वो आपको दिखता है जो भी आप लिखोगे किसमें, बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग अपने जो वेबसाइट का मेन कंटेंट यहां पे लिखते हैं। ठीक है, जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे वही आपको आपके वेब पेज के मेन एरिया में शो होगा। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे जो मेन कंटेंट, जो मेन स्ट्रक्चर था, और जो मेन स्ट्रक्चर में जो भी हमारे टैग्स यूज होते हैं उन सभी टैग्स के बारे में मैंने आपको यहां पे डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट राइट सम कंटेनर टैग्स, सम कॉमन कंटेनर टैग्स या एलिमेंट। कौन कौन से कंटेनर टैग होते हैं? ठीक है, फिलहाल यहां पे मैंने 3 ही आपको मेंशन किए हैं, हालांकि होते बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो टैग स्टार्ट हो रहा है जिसमें ओपन टैग है, जिसमें क्लोज टैग है, वो सारे कंटेनर टैग हैं, इतने नाम के अलावा भी। ठीक है, इतना आपको बेसिक ध्यान रखना है। क्लियर? तो फिलहाल यहां पे है जैसे H1 टैग, H1 to H6 जितने टैग होते हैं, ये क्या काम में आते हैं? ये हेडिंग लेवल्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा अभी। फिर ये होते हैं प्री टैग, इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ की तरह मेंशन होंगे। और ये है एक सेंटर टैग, इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो सेंटर अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीजें मैं आपको सारी करके दिखाता हूं। तो पहला है हमारा H टैग या हेडिंग टैग, H1 to H6। ठीक है, इट डिफाइंस हेडिंग लेवल्स, इनको हम लोग हेडिंग लेवल्स भी बोलते हैं। व्हाट आर द हेडिंग लेवल्स, या हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर देयर इन HTML। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 6 टाइप के हेडिंग लेवल्स हैं, H1 to H6। चलिए इसका यूज करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आए, और जैसे H1 तो मैंने यहाँ पे यूज किया ही है। H1 सबसे बिगर एंड बोल्डर होता है, जितने भी आपके यहाँ पे हेडिंग लेवल्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा बिगर एंड बोल्डर सभी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिगर होता है H1। ठीक है, तो मैं इन्हीं को 5 टाइम्स और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं लाइक दिस। ठीक है, और इन सभी का मैं नाम बदल देता हूं, लाइक H2 2 3 3 4 4
5 5 और उसके बाद यहाँ पे 6 भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी आप इनका आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करता है ये। सेव किया मैंने और ब्राउजर में जाकर के इसको मैंने रन कर दिया। तो ये देखिए सबसे बिग है H1, फिर उससे छोटा H2, H3, H4, H5 और H6 सबसे छोटा है, लेकिन बोल्ड सारे हैं, ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट बोल्ड सारे ही हैं, ठीक है। ये हो गया आपके हेडिंग लेवल्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पी टैग। पी टैग क्या करता है, मार्क अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ। अगर आपको नॉर्मल कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप पी टैग का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे आते हैं, मैंने लिखा नॉर्मल, इसके बाद पी टैग। पी टैग छोटे ही होते हैं, इनका फॉन्ट साइज बड़ा नहीं होता है, बाद बाकी हम लोग कर सकते हैं अलग से, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये छोटे ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया, फिर सेव कर देते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका पी टैग इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेंटर टैग। सेंटर टैग भी एक टैग होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को या किसी भी एलिमेंट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आए और जैसे यही है, मुझे इनमें से किसी एक को सेंटर लाइन करना है। लाइक मैं अगेन H1 को यहाँ पे या H2 को करता हूं, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूं इस तरीके से। ध्यान देना, H2 को अगर मुझे सेंटर लाइन करना है तो आप इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर टैग लगा सकते हैं, सेंटर। और एक चीज और है, सेंटर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, CENTER। कुछ बच्चे क्या करते हैं CENTRE लगाते हैं, RE, तो ये टैग चलता नहीं है, ठीक है। और कुछ बुक्स में भी ऐसा ही लिखा होता है तो वो चलता नहीं है, ठीक है। आपको लगाना है RE। और इसी तरीके से जैसे आपने H2 के पहले इसको ओपन किया है, वैसे ही H2 के बाद अब आपको इसको क्लोज करना है। तो सेंटर इस तरीके से, और यहां पे इसका क्लोजिंग टैग आपको यहां पे लगाना है, ठीक है। चलिए अब इसका मैं आउटपुट हम लोग देखते हैं। यहां पे ये देखिए H1 अपनी जगह पे है, लेफ्ट लाइन बाय डिफॉल्ट। इसको इसके ऊपर मैंने सेंटर टैग लगा दिया और तो ये हमारा टैग क्या हो गया, सेंटर अलाइंड हो गया, ठीक है। ऐसे आप किसी भी टैग के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर सेंटर टैग लगाएंगे तो वो जो भी चीज है, जो भी एलिमेंट है, वो सेंटर अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बेसिकली ये कुछ कॉमन HTML कंटेनर टैग थे। इनके अलावा बहुत सारे टैग्स होते हैं। जो भी टैग में ओपन टैग और क्लोज लगा है वो सारे के सारे कंटेनर टैग होते हैं, सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। क्लियर? चलिए आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाई एक जो कंटेनर टैग था उसको तो हो गया। कंटेनर टैग के बाद एम्प्टी टैग कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग। जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी टैग क्या होता है। एम्प्टी टैग में केवल ऑन टैग होता है, ऑफ टैग नहीं होता है। उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो दीज टैग्स हैविंग ओनली ऑन टैग, यहां पे केवल ऑन टैग होता है एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन ऑन देयर ओन। इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी H1 में करके दिखाया था कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई थी। ये बस अपना काम करते हैं और इनके अंदर हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल BR, HR और IMG। BR, HR और IMG टैग के बारे में बाद में देखेंगे और फिलहाल BR और HR के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। BR का मतलब क्या है, फुल फॉर्म ऑफ BR, ये इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BR एंड HR टैग, क्लियर? तो इसको गौर से समझ लीजिएगा। पहला है BR टैग, इट स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग रूल। तो BR का फुल फॉर्म हो गया ब्रेकिंग रूल, ठीक है। This tag is used to break a line and display the proceeding text in a next line। यानी अगर आपको दो लाइनों के बीच में गैप क्रिएट करना है या दो लाइनों के बीच से ब्रेक करना है, दो अलग अलग, एक सिंगल लाइन को दो अलग अलग लाइनों में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पे BR टैग का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आए और अगेन मैं सेंटर टैग हटा देता हूं और यहां पे इतना कोड मैं नहीं रखता, थोड़ा ही कोड रखेंगे, ठीक है। ये भी हटा दिया और इसके अंदर भी मैं यही लिख देता हूं, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा दिखे हम लोगों को, ठीक है। चलिए ये फिलहाल एक लाइन में आपको शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं दिस इज माय एक लाइन में शो हो और यहां से माय फर्स्ट जो फर्स्ट वेब पेज है वो दूसरी लाइन में आ जाए। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहां पे जाकर के BR लगा देना है इस तरीके से। मैंने यहां पे सिर्फ BR टैग सेट कर दिया और ये आपका लाइन अब नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए दिस इज माय
फिर फर्स्ट वेब पेज। इस तरीके से ये लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, 2 पीस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं HR टैग। HR टैग क्या करता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। फुल फॉर्म क्या है इसका? इट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। इसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, दिस टैग इज यूज्ड टू सेपरेट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अभी सेपरेट का काम तो इसने भी किया था, लेकिन इसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं की थी BR ने। तो अब HR हॉरिजॉन्टल ब्रेक भी कर देगा और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देगा, दोनों जो पार्टीशन हुए उनके बीच में। ठीक है, चलिए, इस BR का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन HR के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। नाउ इधर आते हैं फिर से, और यहां पे अब मैं इस BR की जगह लगाता हूं HR। मैंने HR कर दिया, यहां पे मैंने किया HR। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, दिस इज माई, बीच में HR लगाया तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहां ड्रॉ हो गई, और फिर फर्स्ट वेब पेज। तो इस तरीके से HR काम करता है। क्लियर? नाउ ये हो गया हमारा एम्प्टी टैग में हम लोगों ने BR के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा HR के बारे में। BR का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन HR के बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे एट्रीब्यूट्स ऑफ HR, एट्रीब्यूट्स किस तरह लगाना है ये आप लोग अभी देख चुके हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए नहीं समझ आएगा। तो एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग क्या है? पहला है साइज। साइज से क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। नॉर्मल HR टैग में साइज इक्वल टू 20 लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग इसमें देखते हैं। मैं यहां पे आता हूं, नॉर्मल HR टैग में मैंने लगाया साइज इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? चलिए, ये करके मैं इसका आउटपुट देखता हूं। ये देखिए, अब आप यहां देख रहे होंगे ये इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो गई है। डबल लाइन शो नहीं कर रहा है, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा साइज। यानी साइज क्या कर रहा है, अब यहां देखते हैं। स्पेसिफाइज द थिकनेस ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो HR क्या करता है, जो लाइन आई है उस लाइन की थिकनेस बढ़ा देता है। फिलहाल अभी एक हॉलो लाइन की तरह शो होगा इस तरीके से। ठीक है, अंदर से फिल्ड नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया थिकनेस ऑफ जो लाइन है उसकी बढ़ाने के लिए साइज एट्रीब्यूट। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ लाइन, कि भाई इसकी लाइन लेंथ कितनी। अगर 100% एट्रीब्यूट है, 100% इसकी विड्थ है, तो इसकी मतलब फुल लाइन। ठीक है, और इसकी विड्थ अगर कुछ कम है, 50% है या पिक्सल्स में है, तो फिर उसकी विड्थ इस अकॉर्डिंग इसमें 50% या 75% हो जाएगी। चलिए, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। अभी यहां पे आए और इधर यहां पे अब इस एट्रीब्यूट के साथ साथ मैं एक एट्रीब्यूट और लगा देता हूं, विड्थ। ध्यान रखिएगा, 2 एट्रीब्यूट किस तरह लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ही टैग में 2 एट्रीब्यूट लगाने हैं या उससे ज्यादा लगाने हैं, तो आपको जैसे एक एट्रीब्यूट आपको कंप्लीट हो गया, फिर एक स्पेस दे दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट आप लगा सकते हैं। जैसे विड्थ मैंने लगाया लाइक 75%, इसको आप पिक्सल में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां लगा दिया 75%। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जो भी मेरा वेब पेज था, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं या उसको मैं छोटा रखूं, तो हर केस में जो भी इसकी मेजरमेंट बन रही है उसके केस में 75% ही आपको शो होगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, ये लाइन शायद आपको उतना अच्छे से भी दिखाई नहीं दे रही है, मैं इसमें कलर एट्रीब्यूट पहले डाल देता हूं ताकि आपको शो हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे आए और जो यहां पे नीचे कलर एट्रीब्यूट लास्ट में लिखा है वो पहले ही मैं आपको यहां पे लगा के दिखा देता हूं। यहां पे गए और मैं लगाया कलर इज इक्वल्स टू, मैंने रेड कर दिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छी विजिबिलिटी आपको होगी। यहां पे गए, फिर से रिफ्रेश किया, तो ये देखिए, तो यहां पे क्या है, जो लाइन थी वो रेड कलर में, जो थिकनेस में जो बात कर रहा था वो आपको यहां पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी, और जो विड्थ की मैं जो बात कर रहा हूं वो आपको यहां पे प्रॉपर्ली अब यहां पे शो हो रही होगी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज अलाइन। इसका अलाइनमेंट कैसे करना है, तो अलाइनमेंट सिंपल सा है,
स्पेसिफाइज अलाइनमेंट ऑफ द लाइन, यानी एचआर में अलाइन एट्रीब्यूट लगा करके इसको लेफ्ट या राइट हम लोग कर सकते हैं, और सेंटर भी बाय डिफॉल्ट तो सेंटर ही रहता है, अभी आपने देखा है, लेकिन लेफ्ट और राइट भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, फिर से कोड पे आते हैं और इसी में मैं एक एट्रीब्यूट आगे और लगा देता हूं, अलाइन इज इक्वल्स टू, अगर मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट, ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये देखिए, अरे अलाइन है, एच लग गया, ठीक है, यहां पे आए, ये देखिए जो भी इसका 75% का एरिया है वो अब लेफ्ट साइड से ये कवर करेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको अगर राइट साइड अलाइन कर दूं, राइट, तो ये अब राइट साइड की तरफ से 75% का एरिया कवर करेगा, ये देखिए। ठीक है, तो अगर इसकी विड्थ कुछ कम है तभी अलाइनमेंट आपको समझ में आएगा। अगर विड्थ 100% है या आपने विड्थ लगाई ही नहीं है तो आपको लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट लगाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, मैं इसकी विड्थ हटा देता हूं, तो जैसे विड्थ हटाएंगे ऑटोमेटिकली 100% विड्थ पे आ जाएगा। तो अब आप यहां चेक करते हैं, ये देखिए, अब आपको यहां पे चाहे लेफ्ट लगाइए चाहे राइट लगाइए, क्योंकि वो फुल लाइन ही बना रहा है तो उसमें ना लेफ्ट समझ में आएगा और ना ही आपको यहां पे राइट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलाइन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखते हैं अब नो शेड। नो शेड एट्रीब्यूट क्या करता है, प्रोड्यूस अ 2D अनशेडेड डार्क ग्रे लाइन। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन अभी यहाँ पे एचआर की हेल्प से बनाई है, इसको वो डार्क ग्रे लाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसमें गए और मैंने इसी में एक लास्ट में लगा दिया सिंपल सा नो शेड एट्रीब्यूट। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ केवल एट्रीब्यूट का नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे गए और चेक करते हैं, अच्छा इसमें कलर पहले से लगा हुआ है ना, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं कलर हटा दूं तो देखिए, अगर मैं कलर हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे इसको कलर भी ना लगाऊं और नो शेड भी ना लगाऊं, जैसा पहले था वैसे एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे गए और इसको मैं फिर से यहां पे दिखाता हूं आप लोगों को आउटपुट इसका, सेम इस केस में। तो जैसा पहले आपको दिख रहा था बिल्कुल हॉलो लाइन वो दिख रही है। अब हॉलो लाइन में मैं यहां पर इसमें आकर के नो शेड लगा देता हूं, नो शेड यानी नो शेड। ठीक है, तो अगर आपने कलर यहां पे यूज नहीं किया है तो फिर आपका नो शेड आपको यहां पे एक ग्रे लाइन यूज करेगा, ग्रे लाइन से इसको फिलअप कर देगा। ठीक है, और अगर आपने नो शेड के ऊपर कलर लगा दिया तो उसको जो कलर है वो शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने अभी कलर नहीं लगाया, केवल नो शेड लगाया है और इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे इस तरीके से आउटपुट यहां पे मिल रहा है, ये देखिए यहां पे इस तरीके से। ठीक है, तो कोई कलर मैंने भी यूज नहीं किया है, तो जो भी लाइन थी वो आपको उसकी थिकनेस और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी मैं थिकनेस बढ़ाऊं या इसकी विड्थ में बढ़ाऊं तो आपको यहाँ पे कलर देने की जरूरत नहीं है, नो शेड एक ग्रे लाइन टाइप की यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं अब कलर भी लगा सकता हूँ। लास्ट जो एट्रीब्यूट था मेरा कलर, तो इट इज यूज टू सेट कलर ऑफ द लाइन। ठीक है, तो जो भी आपका लाइन था उस पर आपने यहाँ पे कलर लगा दिया, यहाँ पे गए कलर, एक बार फिर से देखते हैं कलर एट्रीब्यूट, और आपने यहाँ पे रेड सेट कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपकी विड्थ थी वो आपको यहाँ पे, जो भी आपका एचआर था जिसकी जैसी विड्थ थी उसी में आपको कलर भी शो जाएगा, और अब आपको यहाँ पे जो ग्रे कलर था नो शेड का इफेक्ट आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गए और मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देख सकते हैं जो नो शेड का इफेक्ट था अभी पूरी लाइन रेड कलर से शो हो रही है। क्लियर, तो ये हो गए आपके यहां पे सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर टैग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला नो शेड। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि विच टैग हैव एट्रीब्यूट नो शेड। ठीक है, किस टैग में नो शेड का एट्रीब्यूट होता है, ऑप्शनल भी आ सकता है एमसीक्यू पर्पज से, या एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ नो शेड एट्रीब्यूट, या विच टैग हैविंग नो शेड एट्रीब्यूट, तो वहां पे आपको आंसर एचआर करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट वन है एट्रीब्यूट इन सारे से, क्योंकि ये बाकी जो है वो दूसरे टैग्स में भी होते हैं, बट यही एक नो शेड एट्रीब्यूट है जो कि सिर्फ इसी में होता है। क्लियर, चलिए आई थिंक आपको ये जो एचआर वाला क्वेश्चन है या जो एम्प्टी टैग वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कमेंट टैग। कमेंट टैग क्या होता है, चलिए देखते हैं।
तो कमेंट क्या है? कमेंट टैग इज यूजफुल फॉर प्रोग्रामर्स एज दे कैन राइट सम नोट्स फॉर देमसेल्फ एक्सप्लेनिंग द सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड के बीच में अगर आपको अपने कोई नोट्स वगैरह लिखने हैं या कोई ऐसी चीज आप लिखना चाहते हैं जो कि यूजर को ना दिखाई दे, आउटपुट में वो शो ना हो, तो एज अ नोट्स उसको आप बीच में लिख सकते हैं, जो कि आपके कोड को ही एक्सप्लेन करता है। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझने में नॉर्मल पीपल्स को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ कमेंट टाइप के लगा देते हैं बीच बीच में, जो कि जो नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं वो एचटीएमएल में आपके एज अ आउटपुट शो नहीं होंगे। ठीक है, किस तरीके से करना है ये देखिए, ये इसका सिंटेक्स है। इन एचटीएमएल कमेंट टैग आर नॉट, ध्यान दीजिएगा, इन एचटीएमएल कमेंट टैग आर नॉट डिस्प्लेड इन ब्राउजर। जो भी आप लोग कमेंट टैग के अंदर लिख रहे हैं वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो लगा के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आए और मैं इसी में यहाँ पे सबसे पहले ही एक टैग लगा देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो ये है मेरा, एटलीस्ट 2 बार आपको डैश डैश यहाँ पे लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस साइन कह सकते हैं, जिससे कि आपका कमेंट टैग यहाँ पे बनेगा। फिर आप बीच में कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कोड ऑफ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे, और फिर एटलीस्ट 2 बार यहाँ पे आपको ये लगाना है और फिर ये आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मुझे इसको देख करके याद आ जाएगा, या किसी और प्रोग्रामर को मैं फाइल अगर दे रहा हूं तो उसको भी याद आ जाएगा कि ये, या समझ में आ जाएगा कि ये जो कोड है वो आपके फर्स्ट वेब पेज का, या जो भी आप यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं किस तरीके से बिहेवियर होता है ब्राउजर पे। तो जैसा मैंने बताया, इसका आउटपुट आपका नहीं शो होगा, जो भी कमेंट टैग के अंदर आप लिखोगे उसके आउटपुट्स आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, इसको देखते हैं आउटपुट इसका। ये देखिए, कोई भी आउटपुट पे आपके चेंजेस नहीं आए क्योंकि उसका आउटपुट शो नहीं होता है। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कमेंट टैग क्या होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग्स, जिससे हमारा टेक्स्ट कुछ फॉर्मेट होता है अलग अलग तरीके से, लुक उसके चेंज होते हैं। तो क्या क्या है ये? सम फॉर्मेटिंग टैग्स आर बी टैग फॉर बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड कन्वर्ट करने के लिए। आई टैग अपने टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए। ध्यान देना, टैग का नाम होता है आई, जो कि इटैलिक करता है। इटैलिक नाम का कोई टैग नहीं होता। एमसीक्यूज में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको आई, इटैलिक और इटैलिका इस टाइप से अलग अलग टैग्स बना करके देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि ये आई टैग ही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा यू टैग, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन दे सकते हैं। ठीक है, फिर इतने 3 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपको ये 2 और बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बी, आई और यू देखते हैं। यहाँ पे आए, जो मेरे पास कोड लिखा हुआ है मैं उसी में करके दिखाता हूं आप लोगों को। फिलहाल मैं ये सारी चीजें अब हटा देता हूं, ये सारा चीजें मैंने अब यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, और ये कमेंट भी हटा देता हूं ताकि कोड थोड़ा सा देखने में आसान रहे और टफ ना लगे। लेंदी कोड देखने में टफ लगने लगते हैं। ठीक है, तो मुझे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज को बोल्ड करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया स्टार्टिंग में बी। ध्यान देना, जितना पार्ट ऑफ टेक्स्ट बी के अंदर रहेगा केवल उतना ही बोल्ड होगा। ठीक है, तो अगर मुझे दिस इज माई को केवल बोल्ड करना है तो मैं यहां पर सिर्फ दिस इज माई को ही एनक्लोज करूंगा बी टैग के अंदर। और बी टैग भी क्योंकि कंटेनर टैग है तो बी टैग में भी फॉरवर्ड स्लैश यहां पे लगेगा जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहां पे आए, रिफ्रेश, ये देखिए, अच्छा क्योंकि ये H1 टैग है ना, तो H1 टैग तो हमेशा बोल्ड रहते ही है। मैं यहाँ पे टैग यूज करता हूं पी टैग, पी, जिससे कि आपको आउटपुट समझ में आए। यहाँ पे गए और रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा बिग कर लेता हूं, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, तो दिस इज माई जो पार्ट है वो आपका बिग बोल्ड हो गया है और बाकी नॉर्मल है। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करके किया है, मैंने कोई H1 टैग यूज नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाई दे इसलिए मैंने इसको बिग किया है। तो वापस आते हैं अपने कोड पे। चलिए, ये हो गया मेरा बोल्ड। फिर अब देखते हैं इटैलिक।
फिर से आते हैं। अब मुझे मान लो नेक्स्ट लास्ट जो लाइन लिखी है, जो लास्ट में 2 वर्ड लिखे हैं वेब पेज, इसको इटैलिक करना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने आई टैग लगाया और फिर जहां तक इटैलिक करना है उसके बाद मैंने यहाँ पे आई टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको भी चेक करते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए इतना पार्ट आपका यहाँ पे आपको इटैलिक दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू टैग यानी फॉर अंडरलाइन। तो मैं अब किसी पार्ट को अंडरलाइन कर देता हूं, यहाँ पे है। अब जरूरी नहीं जो जहां पे मैंने आई लगा दी वहां पे कोई दूसरा टैग नहीं लगा सकता हूं। ठीक है, मान लो मुझे इसे बोल्ड के साथ उसे इटैलिक के साथ साथ अंडरलाइन भी करना है, तो आप इसके अंदर या बाहर कहीं भी बोल्ड लगा सकते हैं या अंडरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल अंदर यू टैग लगाता हूं, और क्योंकि आपने अंदर ही यू टैग स्टार्ट किया तो आपको अंदर ही यू टैग को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए ये इटैलिक होने के साथ साथ आपका अंडरलाइन भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर हो गया ये। तो ये हो गए हमारे 3 फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सब टैग एंड सुब टैग। तो आपने वर्ड सुने होंगे एमएस वर्ड पे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो वही ये काम करते हैं। अगर मुझे कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला बनाना है लाइक H2O, जिसमें 2 थोड़ा सा नीचे साइड में आता है, तो इस तरीके से टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए HTML में हम लोग यूज करेंगे सब टैग यानी सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है मैथमेटिक्स का जिसमें जो पावर्स हैं वो ऊपर साइड में आती हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, तो कैसे करना है यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं। लाइक वही H2O ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा और इस बार मैं H1 ही यूज करता हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। यहां पे मैंने लिखा, देखिए सिंपल H लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर O लिखना है। ठीक है, H2O। अब जिस पार्ट को आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है बस उसके ऊपर आइए यहां पे। अब क्योंकि इसको सबस्क्रिप्ट करना है, 2 को नीचे साइड लेके जाना है, तो मैंने यहां पे किया सब। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां पे सबको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब आपका जो आउटपुट देखेंगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट शो होगा। ये देखिए H2O। ठीक है, ऐसी कितना भी बड़ा आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले नॉर्मल लिख लीजिए, फिर जो जो वर्ड आपके जो जो कैरेक्टर आपके ऊपर या नीचे जा रहे हैं वहां पे सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको सुपरस्क्रिप्ट का भी एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे लिखा था, क्या लिखा था, x² + y²। तो यहां पे गए, मैंने यहां पे लिखा x² + y² यानी H2x2 और y2 का मैंने यहां पे लिख लिया। अब इसको मुझे ऊपर भेजना है, ऊपर साइड में हल्का सा। ठीक है, तो मैंने अब सुपरस्क्रिप्ट सुप यूज किया और इस 2 के जस्ट बाद सुप क्लोज कर दिया। सुप क्लोज, सुपरस्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है, ये हो गया केवल पहला 2। ये मेरा इस तरीके से आपको यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, इस पे अभी नहीं किया तो अब कर देते हैं। यहां पे आए और अब इसके सुप और यहां पे सुप। ठीक है, लाइक दिस। अब आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए x² + y²। तो इस तरीके से आप लोग सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टैग है हमारा फॉन्ट टैग। ठीक है, फॉन्ट टैग क्या करता है? द फॉन्ट टैग हेल्प इन डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। ठीक है, फॉन्ट टैग के अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इन द सेंस उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं या उसका फॉन्ट स्टाइल यानी उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फॉन्ट टैग की हेल्प से हम लोग किसी भी टेक्स्ट के साथ उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यूजिंग फेस एट्रीब्यूट साइज चेंज कर सकते हैं यूजिंग साइज एट्रीब्यूट एंड कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इधर आते हैं। अभी हम लोगों ने ये नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, वही मैं यहाँ पे फिर से ले आता हूं। अभी तक कोई ऐसा हमको ऑप्शन नहीं मिला जिससे कि मैं इनके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकूं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबके सब भी ब्लैक ही दिखाई दे रहे हैं और सबका फॉन्ट वही है टाइम्स न्यू रोमन और सबका साइज भी वही है। ठीक है,
तो अब साइज को बढ़ाना है या कम करना है, कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करने हैं, तो इसके लिए हम लोग फॉन्ट टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे P आपका लिखा है, लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे P के ऊपर आपने यहां लगा दिया फॉन्ट टैग। क्लियर। और जहां तक फॉन्ट टैग किस तरह यूज होता है, जितने भी टेक्स्टों को आपको कलर चेंज करना है वो सारे के सारे आपके फॉन्ट टैग के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ पे एक H1 भी है तो आपने H1 लिखा और H1 के अंदर भी आपने नॉर्मली यही टेक्स्ट यूज कर लिए। जैसे मान लीजिए ये, या मैं बदल देता हूं, मैं लिखता हूं दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये टेक्स्ट रेड हो और ये भी रेड हो। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, फॉन्ट टैग का इफेक्ट कहां तक रहता है, जहां तक जो जो पार्ट फॉन्ट टैग के अंदर है वो सब फॉन्ट टैग उसको इफेक्ट कर सकता है। यानी अब मैं इसको दोनों टैग को एक साथ फॉन्ट टैग के अंदर क्लोज कर देता हूं इस तरीके से। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो भी एट्रीब्यूट मैं लगाऊंगा वो दोनों टैग्स में इफेक्ट करेगा। मैंने यहां लगाया पहले फेस टैग, ध्यान देना फेस इज यूज टू चेंज फॉन्ट। अब बाय डिफॉल्ट यहां पे टाइम्स न्यू रोमन है, मैं लगा दिया एरियल। ठीक है, एरियल यहां पे आ गया। अब आप चेक करते हैं तुम लोग यहां पे जाके, ये देखिए ये पहले टाइम्स न्यू रोमन आपको शो हो रहा है और अब आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज हो गया, दोनों के ही फॉन्ट चेंज हो गए, दोनों ही एरियल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा, क्या था, साइज। साइज इसका अगर मुझे चेंज करना है, हालांकि ये मैंने अभी पहले से ही बहुत ज्यादा साइज में रखा हुआ है, इसको नॉर्मल साइज में ले आते हैं हम लोग 100% में, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पे गए और मैंने अब लिखा साइज, और साइज लगा दिया मैंने लाइक 5। ठीक है, तो अब यहां पे गए और रिफ्रेश किया, तो देखिए इनके साइज थोड़े बड़े हो गए, और साइज हम करेंगे 6 या 7 तो साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो साइज क्या करता है, फॉन्ट के जो टेक्स्ट है वो उसके साइज को हैंडल करता है। ठीक है, इसमें एक एट्रीब्यूट और था कलर। आपको इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कलर इक्वल्स टू रेड। अब आप यहाँ पे गए और इसका कलर भी आप लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके फॉन्ट एट्रीब्यूट के दोनों तीनों फॉन्ट टैग के तीनों एट्रीब्यूट। ठीक है, फेस, साइज एंड कलर, फेस, साइज एंड कलर। ठीक है, तो तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं और तीनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। और क्या करना है फेस के साथ, और देखते हैं हम लोग। लाइक आपको कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट, आपके वेब पेज में कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट आपको अलग कलर का चाहिए और कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट आपको अलग कलर का चाहिए, तो यहां भी फॉन्ट टैग बड़ा काम का है। जैसे मान लो मैं ये H1 है, मैं अब इसको रेड कलर का नहीं करना चाहता, मैं H1 को चाहता हूं H1 मेरा ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का या किसी भी अलग कलर का हो जाए, तो मैं इसको यहां से कट कर लिया, निकाल लिया। अब मैं इसको अलग रखूंगा सेपरेट। फिलहाल अब ये H1 ब्लैक ही दिखाई देगा, यहां पे गए H1 नॉर्मल अब ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉपर्टी इसमें है इसमें नहीं है, तो फिर आपका ये वाला टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब इसके लिए मैं दूसरा फॉन्ट टैग लगाता हूं, मैं लिखा फॉन्ट, ठीक है, और यहां पे इसके नीचे फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। तो सिर्फ फॉन्ट टैग लगा देने से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, यहां पे गए और मैंने फॉन्ट टैग में एट्रीब्यूट लगाया, लाइक केवल कलर लगा देख लेते हैं, कलर इज इक्वल्स टू, मैं लगा दिया ग्रीन। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। तो यहां पे ये देखिए ये अलग फॉन्ट के अंदर इंक्लोज है और ये अलग फॉन्ट टैग के अंदर इंक्लोज है, और ये अपनी प्रॉपर्टी के अंदर अकॉर्डिंग अलग बिहेव कर रहा है और ये अपनी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एक ही वेब पेज में बहुत सारे लाइंस अलग अलग कलर की करनी है तो वहां पे आप फॉन्ट टैग और उसका जो एट्रीब्यूट है कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको फॉन्ट टैग का कंसेप्ट और उसके तीनों एट्रीब्यूट्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक टैग और है मेरे पास, बेस फॉन्ट टैग। ठीक है, हालांकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है लेकिन कुछ बुक्स में इसको दे रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूं। कुछ सैंपल पेपर्स में बेस फॉन्ट भी डिस्कस किया है कि, तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है बेस फॉन्ट। ठीक है, तो फॉन्ट टैग तो आपको पता है क्या करता है, अप्लाइज ओनली टेक्स्ट इंक्लोज बिटवीन इट टैग, यानी फॉन्ट टैग केवल उन्हीं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है जो कि फॉन्ट टैग के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। ठीक है,
लेकिन बेस फॉन्ट पूरे के पूरे वेब पेज के अप्लाई होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कहां पे कैसे अप्लाई होता है। तो मैंने आपको फॉन्ट तो बता दिया, लेकिन अगर आपको पूरे वेब पेज का कलर एक बार में रेड करना है तो आप बेस फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां हटा देता हूं, ये सारे टेक्स्ट यहां से हटा देता हूं मैं, और ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया। ठीक है, अब यहां पे कोई फॉन्ट टैग नहीं है। अब मुझे अगर इस पूरे वेब पेज को बेस फॉन्ट को कलर को चेंज करना है वेब पेज के, तो मैं यहां लगाऊंगा बेस फॉन्ट, बेस फॉन्ट। ठीक है, और इसमें वही सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फॉन्ट के अंदर होते हैं। तो मैंने यहां फिलहाल एक एट्रीब्यूट लगा दिखाता हूं आपको, कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि एक बार में आपका सारा का सारा वेब पेज के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आउटपुट में देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, नेक्स्ट, इट सपोर्ट ऑल द वेब ब्राउजर। जो फॉन्ट टैग होता है वो सारे के सारे वेब ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। फॉन्ट टैग सारे वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है, लेकिन जो बेस फॉन्ट टैग है वो सारे वेब ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कुछ ही ब्राउजर को सपोर्ट करता है, जैसे ये सपोर्ट करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को, IE को, लेकिन IE का जो नया वर्जन है 11 या 12 या उससे भी ज्यादा, ये उसको भी सपोर्ट नहीं करता। ये IE के बहुत पुराने वर्जन को सपोर्ट करता है जो कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, लाइक 7 या 8 वर्जन को। तो मैं आपको उसका आउटपुट नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जो ब्राउजर है, जो फॉन्ट टैग है वो सारे ब्राउजर को सपोर्ट करता है, और लेकिन जो बेस फॉन्ट टैग है वो कुछ ही ब्राउजर्स को सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, और आई थिंक इस साल इसको हटा भी दिया गया है। ठीक है, नाउ थर्ड डिफरेंस क्या है? बेस फॉन्ट, सॉरी, ये जो फॉन्ट है वो होता है आपका कंटेनर टैग। फॉन्ट आपने अभी यूज करके देखा, मैंने फॉन्ट के अंदर कुछ लाइन लिखी है। ठीक है, तो फॉन्ट टैग हो गया आपका कंटेनर टैग, और ये जो आपका बेस फॉन्ट है, ठीक है, बेस फॉन्ट एक एम्प्टी टैग होता है इस तरीके से, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। ठीक है, बेस फॉन्ट के अंदर आप कुछ नहीं लिखते, सिर्फ बेस फॉन्ट यूज करते हो और उसमें जो एट्रीब्यूट्स लगने हैं वो आप लगा सकते हो, अंदर आप कुछ नहीं लिखते। क्लियर? तो फॉन्ट टैग हो गया आपका कंटेनर टैग, और बेस फॉन्ट हो गया आपका एम्प्टी टैग। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए या कोई पूछ ले, आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि फॉन्ट टैग क्या होता है और बेस फॉन्ट क्या होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी टैग क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और अब हम लोग देखेंगे कि बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बैकग्राउंड। तो अगर आपको अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो हम लोग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे। किस तरीके से? बॉडी, ये आपका टैग नेम हो गया, फिर बैकग्राउंड, और फिर उस इमेज का नाम। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हो तो जहां पे आपकी इमेज है वहीं पे आपका जो HTML पेज का जो कोड है वो भी उसी पेज में ही स्टोर होना चाहिए, वरना आपको एब्सोल्यूट में पूरा पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। तो ये आ गए हम लोग अपने कोड पे, यहाँ पे नॉर्मल सा कोड लिखा हुआ है, और हमको बॉडी पे यहाँ पे अप्लाई करना है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग आ गए, और बॉडी टैग जहाँ पे बॉडी खत्म हो जाएगा वहां पे, यानी टैग खत्म नहीं करना है, बॉडी जहां लिखा है उसके जस्ट आगे एक गैप हमको देना है, और यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद अब हमको इमेज का नेम देना है। तो मेरे पास यहाँ पे अभी कोई इमेज नहीं है, तो मेरे पास जो लोगो की इमेज है अपने ऐप के लोगो की, वही मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा logo.jpg। एक्सटेंशन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका इमेज PNG एक्सटेंशन का है तो आप लोग PNG भी ले सकते हैं, और अगर आपका इमेज का एक्सटेंशन JPG है तो आप लोग JPG भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए, जो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे सेट किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज और होती है, जब भी आप लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, अगर आपकी इमेज की हाइट विड्थ आपके स्क्रीन से छोटी होगी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरी जो मेरी इमेज है वो केवल इतनी बड़ी है, तो ये अपने आप को दोबारा रिपीट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग टाइलिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, टाइलिंग। ठीक है, रिपीटेशन जो होता है इमेजेस का, अगर इमेजेस छोटी हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइलिंग। ठीक है,
चलिए ये हो गया हाउ टू इंपोर्ट या हाउ टू सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बीजी कलर। अगर आपको यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज सेट नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कोई बैकग्राउंड इमेज सेट नहीं करनी है और आपको केवल यहाँ पे कोई एक सॉलिड कलर लगाना है तो वहां भी लगा सकते हो, और इसके लिए एट्रीब्यूट है केवल बीजी कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर। तो यहाँ पे आगे कोड में, और फिर यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया पूरा, और यहाँ पे सिंपल सा हम लोग रखते हैं बीजी कलर, COLOR, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई कलर सेट कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए रेड लगाया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो अब देखिए पूरा बैकग्राउंड कलर इसका एकदम रेड कलर का हो गया, यानी एक रेड सॉलिड कलर यहाँ पे आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड एंड बीजी कलर। अब उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट। आप अपनी बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको रेड करना चाहते हैं, मतलब जितना भी टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है वो आप रेड कलर का शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए है एट्रीब्यूट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे गए और मैं अब ये जो मेन कंटेंट है इसको लिखा रहने देता हूँ, और ये इसको थोड़ा मैं H1 लगा देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ मैंने H1 क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यूज करते हैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रेड। ठीक, गए सेव किया और रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखिए जो भी आपका टेक्स्ट है, यानी आपके वेब पेज में कितना भी आप कंटेंट लिख लीजिए, कोई भी टैग लगा लीजिए, उसका सभी का कलर रेड ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गया और इस तरीके से एक टैग और बनाया, तो यहाँ पे उसका कलर भी रेड ही आपको शो होगा टेक्स्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लिंक एट्रीब्यूट। ठीक है, जब भी आप लोग, मैं अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें आपको बताऊंगा लिंक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर ब्लू ना दिखाई दे करके आपको किसी और कलर का दिखाई दे, तो आप यहाँ पे लिंक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक लिंक दिखाता हूँ किस तरह होता है बाय डिफॉल्ट, और उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं इस टैग को हटा देता हूँ यहाँ पे, और कोई एट्रीब्यूट लगाया भी मैंने, और कंटेंट के ऊपर मैं एक लिंक लगाता हूँ, यानी AHREF इज इक्वल्स टू, जब कोई लिंक नहीं लगाना होता तो हम लोग यहाँ पे हैश लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्लोज हो गया, और फिर यहाँ पे मैंने ए टैग भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल गया जो आपका कंटेनर टैग है, ए टैग भी आपका कंटेनर टैग होता है। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये कैसा कलर आपको शो कर रहा है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट जब कोई भी हम लोग लिंक लगाते हैं तो वो ब्लू कलर का शो होता है और नीचे एक अंडरलाइन आती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये ब्लू कलर का ना शो करके बाय डिफॉल्ट ये रेड कलर का शो हो, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे कोड में और यहाँ पे एट्रीब्यूट हम लोग लगाएंगे लिंक। लगाया मैंने लिंक इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, तो अब आपको जो आपका लिंक है वो रेड कलर से शो होगा। ठीक है, क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है किसी भी लिंक का? ब्लू, और उसके बाद हम लोग उसको लिंक एट्रीब्यूट्स की हेल्प से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज ए लिंक। ध्यान दीजिएगा, एक होता है लिंक और एक होता है ए लिंक। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, ए लिंक का मतलब है एक्टिव लिंक, यानी जब मैंने उस पर क्लिक करके रखा हुआ है, जब मैंने उस पर क्लिक करके रखा हुआ उस वक्त वो लिंक का कलर क्या होगा। ठीक है, इसको मैं यूज कर दिखाता हूं। अभी यहां पे गए, मैंने लिंक लगा रखा है रेड और एक यूज करता हूं ए लिंक, ए लिंक। अब यहां पे मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं, लाइक मैं यहां पे ग्रीन यूज कर लेता हूं, ग्रीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस देखिएगा दोनों में। सेव किया, रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट रेड दिख रहा है और उसके ऊपर माउस ओवर करने पे भी ये रेड ही दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इस पर क्लिक किया, जब जो क्लिक पोजीशन होती है उस वक्त जो कलर आता है वो स्पेसिफाई होता है ए लिंक के थ्रू। ठीक है, यानी ए लिंक मतलब होता है एक्टिव लिंक। क्या होता है? ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना वी लिंक। वी लिंक का मतलब है विजिटेड लिंक, ऐसे लिंक जिस पे मैं पहले विजिट कर चुका हूं या क्लिक कर चुका हूं। ठीक है, उन लिंक्स का कलर चेंज अगर मुझको करना है, मान लो मेरे पास 10 लिंक हैं, 10 मैंने हाइपर टेक्स्ट लिंक क्रिएट किए हैं, उसमें मैं 3 पे क्लिक कर चुका हूं और बाकी पे क्लिक नहीं किया, यानी उस पर विजिट कर चुका हूं, तो वी लिंक का यूज करके आप उन
लिंक्स का कलर अलग कर सकते हैं जो पहले विजिट हो चुके हैं, और उन लिंक का कलर अलग कर सकते हैं जो पहले विजिट नहीं हुए। ठीक है, इसको भी यूज कर देखते हैं। यहां पे गए और मैंने यहां लगा दिया वी लिंक, वी लिंक इज इक्वल्स टू, मैं इसको कर देता हूं अब अगेन येलो। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं भाई क्या आउटपुट आया। रिफ्रेश, ठीक है, क्लिक, ये देखिए रिफ्रेश किया, पहले वो रेड था, फिर मैंने ये क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब ये लिंक बन गया विजिटेड लिंक। अब लिंक क्या बन गया? विजिटेड लिंक। काम ये वैसे ही करेगा, अगर आप इस पर लिंक लगाओगे, कहीं का कोई पेज अटैच करोगे तो काम करेगा, लेकिन वो ये भी बताएगा कि इस पे आप पहले एक बार क्लिक कर चुके हो, इसीलिए अब रेड येलो ही शो करेगा। ठीक है, रिफ्रेश आप करके देख लीजिए, यहां पे देखिए कितना भी आप रिफ्रेश कर लें तो जब तक ये आपके सामने है तब तक ये आपको येलो कलर का ही शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट क्या करता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट टॉप मार्जिन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेब पेज, यानी फ्रॉम द टॉप ऊपर साइड में एक मार्जिन सेट करता है जिससे कि आपका टेक्स्ट जो अभी तक एकदम इस तरीके से शो हो रहा था, एकदम ऊपर से शो हो रहा था, तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे से आपका टेक्स्ट शो होगा, टॉप साइड में आपका मार्जिन सेट कर देगा। ठीक है, तो कैसे यूज करना है, और साथ साथ में हम लोग लेफ्ट मार्जिन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे गए, मैंने इसी में एक लगा दिया, मैंने लिखा टॉप मार्जिन इज इक्वल्स टू, मैंने 100 कर दिया। ठीक है, या 100 बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल में चलता है, हम लोग पिक्सल लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी पिक्सल ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब ऊपर से 100 पिक्सल गैप आ गया। अब अगर मैं लेफ्ट मार्जिन दूंगा तो इस साइड से भी 100 पिक्सल गैप अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। इसी में आगे और लिखता हूं मैं, यहां पे गए, मैंने लिखा लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, इज इक्वल्स टू लाइक 100 पिक्सल, यहां पे भी सॉरी 200 पिक्सल है, कोई दिक्कत 200 रख लेते हैं, यहां पे आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ऊपर साइड से 100 पिक्सल का यानी टॉप मार्जिन, और लेफ्ट साइड से मैंने इसको 200 पिक्सल की मार्जिन दे रखी है। ठीक है, तो क्या करता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है, स्पेस मतलब मार्जिन। ठीक है, आई थिंक ये आपको सारे अब यहाँ पे जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टैग के, सारे मैंने आपको यहाँ पे डेमो करके दिखा दिए हैं, एक एक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज लिस्ट। यहां से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, 14th क्वेश्चन से। ठीक है, लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट इज मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर और अ सीक्वेंस। जब भी आपको कोई अगर डेटा किसी ऑर्डर या किसी सीक्वेंस में किसी लाइन से शो करना है तो आप वहां पे लिस्ट यूज करोगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मल भी जब किसी की कोई नेम लिखते हैं, किसी स्टूडेंट्स के नेम लिखते हैं तो लिस्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो वही लिस्ट हम लोग HTML पे कैसे क्रिएट करेंगे ये देखेंगे। एग्जाम्पल्स किसके क्या क्या हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रोसरी और उसके इंग्रेडिएंट्स या स्टूडेंट्स नेम, कोई भी आपके अटेंडेंस रजिस्टर में स्कूलों में बच्चों के नाम लिस्ट में लिखे होते हैं, किसी भी तरह की लिस्ट। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिस्ट है। अब देखते हैं भाई लिस्ट किस किस टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप्स की लिस्ट हमारे पास होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट आर, बेसिकली लिस्ट हमारी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहला है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं, या डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको DL बोलते हैं, DL। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब क्या? देखिए अनऑर्डर्ड जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम विदाउट एनी ऑर्डर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट, इसको हम लोग बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। यानी आपको जब ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको 1 2 3 ABC इस तरीके का लिस्ट आपको शो नहीं होगा, आपको शो होगा बुलेटेड लिस्ट, जहां पे कोई एरोज, जैसे मान लो ऊपर मैं दिखाता हूं आपको, लाइक ये, हाँ ये जो यहाँ पे थे ये, तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग तो है लेकिन ये बुलेटेड लिस्ट है। ठीक है, ऐसी और ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ऊपर दिखाएं दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और सबसे ऊपर यहाँ पे, तो ये भी आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही एग्जांपल है, जहां पे हमारे बुलेट्स और बुलेट के टाइप हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के टैग्स कौन कौन से हैं? UL टैग, और उसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप।
ठीक है। तो बेसिकली कोड यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अब नोटपैड पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नोटपैड पे, और ये बेसिक लिखा हुआ है, तो मैं अब इसको सब क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे गए, एक अनऑर्डर्ड, मैं एक टाइटल देता हूँ यहाँ पे H1 के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं अब स्टार्ट करूंगा फर्स्ट टैग, इसका बेसिक टैग होता है यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है यूएल, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, यूएल यहाँ पे क्लोज हो गया, पहला टैग स्टार्टिंग टैग क्लोज हो गया। फिर उसके बाद अंदर कौन से टैग्स लगते हैं, अंदर टैग लगते हैं एलआई, यहाँ पे नोट्स देखते हैं, अंदर टैग लगते हैं एलआई, एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। इसका मतलब होता है यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं लिस्ट आइटम कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, यूएल के अंदर आए और अंदर लिस्ट आइटम लिखा। और लिस्ट आइटम मैंने 3 स्टूडेंट्स के नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, LI लाइक अमन, फिर LI क्लोज, फिर LI L1 हो गया है ना, LI, फिर दूसरा LI। ऐसे जितने भी आपको नेम लिखने हैं वो सब आप LIs में ही रखोगे, LI, फिर आपका LI क्लोज, फिर एक और LI ले लेते हैं LI, और फिर आपका LI क्लोज, इस तरीके से। और लास्ट में आपको यहाँ पे UL क्लोज कर देना है, UL जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके, एक सिंपल सी अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने बनाई। अब इसका लुक कैसा आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गए, इसको मैंने ब्राउजर पे ओपन किया सेव करके, तो ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राहुल, अमन और मोहित। तो ये जो लिस्ट है ये कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ बुलेटेड लिस्ट है, इसको हम लोग बुलेटेड लिस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुलेट दिखाता है, ठीक है। नाउ अब एट्रीब्यूट्स देखते हैं इसके। यूएल टैग के 3 एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है टाइप, और उसके बेसिकली 3 वैल्यूज हमको ध्यान रखनी है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। इसमें से डिफॉल्ट है आपका डिस्क, डिफॉल्ट है आपका डिस्क। अगर आप अपने बुलेट में, अपने यूएल में कोई भी टाइप नहीं लगा रहे हो तो ये जो है ये बुलेट, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट डिस्क अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग टाइप डिस्क लिखते हैं तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। दूसरा है सर्कल, तीसरा है स्क्वायर। चलिए सब करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आए तो मैंने अगर इसमें लिखा टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क, तो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। फिर अगर मैंने इसमें लिखा सर्कल, तो अब आउटपुट क्या होगा, ये देखिए एक सर्कल की आउटर लाइन रह गई, जो फिल है अंदर का वो आपका चला गया। तो इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसके बाद है लास्ट स्क्वायर, तो इसको हटाया मैंने, अब स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका जो डिस्क था, जो सर्कुलर था, वो आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उसके एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये वाला पार्ट इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए नेक्स्ट है अपना ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले आइटम इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में शो करता है। जैसे ऑर्डर क्या हो सकता है, ABC 1 2 3, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, रोमन नंबर्स में या स्मॉल रोमन नंबर्स में या कैपिटल रोमन नंबर्स में। तो ये ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, इसका एट्रीब्यूट एक टाइप जो पहले था, लेकिन यहां टाइप की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। इधर गए और कुछ नहीं करना है, पहले ये सारे एट्रीब्यूट्स में हटा देता हूं। ये आपकी एक नॉर्मल सी
ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, इस तरीके से वो शो हो रही है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्ट में। सिंपल यूएल की जगह में लगा दिया ओएल, ये हो गया यूएल और ये लग गया ओएल, बस इतना सा करना है, ठीक है। इसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अब बाय डिफॉल्ट इसमें इसका टाइप है 1 2 3, बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या है 1 2 3, आपको बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 शो करेगा। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमारे पास, यहां पे गए, मैं लिखा टाइप इज इक्वल टू, अगर मैं यहां 1 लिखूं तो 1 2 3 ही शो होगा जैसे अभी तक शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें और वैल्यूज बदलता हूं जो कि यहां मेंशन है, जैसे मैं इसमें कैपिटल ए कर दूं, स्मॉल ए कर दूं, कैपिटल आई कर दूं, स्मॉल आई कर दूं, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी आपकी यहां पे, किस किस तरीके से शो करेगा। अगर मैं यहां लिख दूं कैपिटल ए तो यहां पे ऑर्डरिंग आपके ए बी सी डी हो जाएगी और कैपिटल ए बी सी डी। अगर मैं यहां लिख दूं स्मॉल ए तो यहां पे आपकी सीक्वेंसिंग स्मॉल ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आपकी यहां पे हो जाएगी, ये गए और स्मॉल ए बी सी डी, ठीक है। फिर अगर मैं कर दूं कैपिटल आई तो ये होता है रोमन नंबर, कैपिटल आई, ठीक है। तो अब आपकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी कैपिटल रोमन नंबर्स में, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं यहां लिख दूं स्मॉल आई तो आपका रोमन नंबर स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आपको बता दिया, और उसके जो टाइप एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हो गए। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है इसको भी देखते हैं। सो स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम। एक चीज और ध्यान रखना, स्टार्ट एट्रीब्यूट केवल ओएल यानी ऑर्डर्ड लिस्ट में लगता है, यूएल में कोई ये स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि यहां पे बुलेट दिखाई देते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं, तो स्टार्ट और एंड कोई नहीं हो पाएगा यहां पे, ठीक है। तो जहां पे ऑर्डर्ड होता है, जहां पे ऑर्डर होता है वहीं पे आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट लग पाएगा, क्लियर। चलिए कैसे यूज होना है इसका ये देखते हैं। नेक्स्ट गए, यहां पे मैंने एक एट्रीब्यूट और लगाया, लाइक स्टार्ट। अगर आपको, मैं यहां पे पहले ए कर देता हूं, कैपिटल ए। आपको चाहिए कि आपकी जो लिस्ट है वो ए से ना स्टार्ट होकर के सी से स्टार्ट हो, तो मैं यहां लिख दूंगा 3, ठीक है। तो ये करने पे क्या आउटपुट आएगा, तो ये देखिए कैपिटल सी डी ई, तो जो आपने टाइप यूज किया है उसी का थर्ड करेक्टर। अगेन अब मैं यहां पे अगर लिख दूं 1 तो अगेन वो भी 3 से स्टार्ट होगा, यहां पे गए 3 4 5, ठीक है। फिर अगर मैं यहां पे रोमन नंबर लिख दूं तो अब ये 3 से स्टार्ट होगा, यानी थर्ड नंबर से स्टार्ट होगा, लाइक दिस। समझ में आ गया। यानी आपको यहां पे इस जगह पे आपको कोड में आते हैं, इस जगह आपको न्यूमरिक वैल्यूज ही रखनी है, 1 2 3 या कोई भी। यहां पे आपको सी डी या कैपिटल ए या फिर इस तरीके से वैल्यूज चेंज नहीं करनी, यहां पे हमेशा न्यूमरिक वैल्यू ही रहेगी, और जैसा आपका टाइप है उसके अकॉर्डिंग थर्ड नंबर से आपका लिस्ट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं और डेफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए था, अनऑर्डर्ड के लिए था यूएल, ऑर्डर्ड के लिए था ओएल, और इसके लिए है डीएल, ठीक है। चलिए कौन कौन से टैग्स में यूज होते हैं, डीएल डीटी और डीडी, डीएल डीटी और डीडी। देखते हैं कैसे इनका यूज करना है। तो यहां पे डीएल का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, डीटी का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, और डीडी का मतलब होता है डेफिनेशन डेटा, ठीक है। क्या लुक आता है इसका वो भी हम लोग चलो देखते हैं। यहां पे आते हैं और ये सारा मैं अब एक काम करता हूं, इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि बाद में मुझे इसको यूज करना है। यहां पे आए, अभी मुझे यूज नहीं करना तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं इतना पार्ट, ठीक है। तो आपको ब्राउजर पे नहीं दिखाई देगा। यहां पे आ गए और मैंने अब डी एल यूज किया। पहले मैंने लिखा डी एल, कैपिटल और स्मॉल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने लिखा अपना डीएल क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक टैग। जैसे मैंने इसको ओएल या यूएल से स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने यहां पे इसको डीएल से स्टार्ट किया। तो अभी आपको कोई आउटपुट दिखाई नहीं देगा, तो आउटपुट देखने के लिए इसके अंदर हम लोग और कंटेंट यूज करते हैं, लाइक डीटी।
ये एक्चुअली क्या काम करता है, आपको अगर किसी चीज की डेफिनेशन टाइप की शो करनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अगर यहां पे कहीं हो, जैसे ये है, आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो ये आपको जैसे ये एक डेफिनेशन आपको दिख रही है, यहां पे आपने एक टर्म लिखा है और फिर उसकी डेफिनेशन लिखी है, टर्म और डेफिनेशन। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो नीचे साइड आएगी, सामने नहीं आएगी, ठीक है। तो जहां पे आपको कोई टर्म और कोई डेफिनेशन शो करनी होती है और आपको बुलेटेड या 1 2 3 शो नहीं करने होते हैं, तो वहां पे आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करते हैं। क्लियर। अब नीचे आते हैं, मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट, यहाँ पे गए और मैंने एक टर्म लिया, जैसे अगेन मैं यही टर्म यूज कर लेता हूं यहाँ पे, लाइक एक कॉपी कर लेता हूं मैंने कॉपी कर लिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट और मैंने इसको इसके अंदर dt में रखा है, क्योंकि dt मतलब डेफिनेशन टर्म, ठीक है। पेस्ट और dt क्लोज, ये मेरा डेफिनेशन टर्म हो गया। अब नेक्स्ट है जो उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन डिटेल, जो भी हम लोग कहते हैं उसको, डेफिनेशन डेटा, ठीक है, डेफिनेशन डेटा। अब जो अंदर डेफिनेशन लिखनी उस पे आते हैं, ये मैंने एज अ डेफिनेशन कॉपी कर लिया यहां से यहां तक का, ठीक है। तो इसको मैं अब लगा देता हूं डी में, डी और पेस्ट और डी क्लोज, लाइक दिस, ठीक है। अब इसका लुक कैसा आता है ये देखते हैं हम लोग। यहां पे गए और इसको ये देखिए, तो डेफिनेशन टर्म थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देगा और जो आपकी डेफिनेशन डेटा है या जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो थोड़ा इंडेंटेड होकर के आपको इस तरीके शो होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस, तो वो थोड़ा इंडेंटेड होकर के यहां पे शो होगा, ठीक है। बाकी इसमें ना कोई बोल्डनेस आएगी और ना कोई कलर आएगा, कुछ नहीं आएगा, ना ही कोई बुलेट आएगा, ना कोई डॉट आएगा, ना कोई 1 2 3 आएगा। बस इस तरह का आपको आउटपुट यहां पे दिखता है। ऐसे आप बहुत सारे टर्म्स और डेफिनेशन यूज करके डेफिनेशन और टर्म दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ बोल्ड करना है या कुछ कलर करना है तो पर्टिकुलर इस पे आकर के फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं या H1 टैग आप लिख सकते हैं। जैसे आपको लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे इधर मुझे इसको बोल्ड करना है तो या बिग भी करना है, तो मैं काम करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं H1, ठीक है, और H1 यहां पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आया। तो ये देखिए आपका ये थोड़ा H1 के अकॉर्डिंग ये बिग हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी डेफिनेशन का कलर चेंज हो जाए, तो आप इसके लिए अलग फॉन्ट टैग इसके अंदर लगा सकते हैं। यहां पे आया, मैं लगाया फॉन्ट और इसमें कलर लगा दिया इज इक्वल्स टू रेड, और यहां पे आपने अपना फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, जितना पार्ट उसके अंदर रखना है वो, ठीक है, लाइक दिस। और अब इसको मैं चेक करता हूं, ये देखिए। तो बाकी कलरिंग और जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप अदर टैग की हेल्प से कर सकते हैं, बट ये DL केवल एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप DL का सिस्टम भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, किस तरीके से DL हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिकली 3 तरह के लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट, जो कि जहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इसको करने में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। लास्ट है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो अ लिस्ट क्रिएटेड विद इन अ लिस्ट, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट में क्रिएट करता हूं, यानी लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को मैं बोलता हूं नेस्टेड लिस्ट। ये कंसेप्ट होता है आपका नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब इस चीज को मैं डायरेक्ट आपको जो है एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो आपको यहां पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां पे आ गया और DL मैंने हटा दिया, और जो मैंने पहले कमेंट किया था उसको मैं अनकमेंट कर लेता हूं, और एक बार फिर से मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का इसका लुक था, जो स्टार्टिंग मैंने यहां पे आपको दिखाया था, ठीक है। यहां पे गए और रिफ्रेश किया इसको, तो ये देखिए ये आपकी लिस्ट आ रही थी, ठीक है। अब मैं एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करता हूं, यहां पे गए, ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्लास 10, फिर क्लास 11 और क्लास 12, इस तरीके से क्लास 11 और क्लास 12, यानी हर क्लास का मैं अब एक एक या 3 हर क्लास के 3 बच्चे यहां पे शो करने वाला आप लोगों को, ठीक है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ये अभी एक बेसिक ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका लुक देख लेते हैं।
यहाँ पे गए, ये देखिए बेसिक ये है। अब मुझे हर क्लास के नीचे उसके 3-3 स्टूडेंट शो करने हैं। कैसे करेंगे? अब आप एक अलग, कंफ्यूज ना होने के लिए भी एक अलग आप ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बना के रख लीजिए। ऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी हो सकती है और ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक अब मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूं, मैं लिखा यूएल, या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, यही स्ट्रक्चर में कॉपी कर लेता हूं, फिर वहां पे चेंज कर दूंगा। यहां पे गया, मैंने यहां कर दिया यूएल, ठीक है, यहां भी कर दिया यूएल, और बच्चों के यहां नेम डाल देता हूं, अमन, राहुल और मोहित, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, लाइक दिस, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अब इनको मैं नेस्टेड में कैसे कन्वर्ट करूंगा ये देखते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, यहां शो करना है हर क्लास के 3-3 स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले एलआई में आए, आपने जो क्लास 10 लिया, इस क्लास 10 का खत्म होने के बाद, और यहां पे इस जगह आपको, जहां क्लास 10 लिखा है, इस जगह आपको इस पूरे कोड को पेस्ट करना है। यहां से कॉपी कर लीजिए और इस जगह यहां पे इसको आगे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर इस तरीके, इसको अच्छा कर देते हैं, रीडेबल कर देते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए एलआई स्टार्ट हुआ, उसका कोड लिखा, फिर उसके बाद एलआई खत्म करने से पहले मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे यूएल लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको नेस्टेड में कन्वर्ट करना है। इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग, ये देखिए अब ऐसा आउटपुट हो गया, जो अलग लिस्ट थी वो इसके अंदर सेट हो गई, ठीक है। ऐसे मुझे इसके साथ भी करना है या इसके साथ भी करना है, तो दोबारा कर दिखाता हूं मैं। मान लो इसके नीचे भी इसके स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखानी है, तो कॉपी कर लिया यहीं से, और इसके नीचे यहाँ पे है क्लास 11 के बाद, और यहाँ पे मैंने इसको पूरा सेट कर दिया, ठीक है। फिर से आउटपुट चेक करते हैं, देखिए ये भी यूएल है, ये भी यूएल है। अब आपको चाहिए कि भाई आउटर लिस्ट जो है आपकी वो ओएल हो, और इनर लिस्ट आपकी अगर यूएल हो या कोई भी टाइप उसका भी दे सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे है, मैंने क्लास 11 में इधर इसका यूएल, इसको मैं अब ओएल में कन्वर्ट कर देता हूँ, यूएल ओएल और ओएल, यानी अंदर भी ओएल और बाहर भी आपका ओएल, लाइक दिस। यहाँ पे गए, ठीक है, देखिए अब अंदर भी ओएल और बाहर भी ओएल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एट्रीब्यूट्स आपने यूज किए थे नॉर्मल लिस्ट में, वही एट्रीब्यूट्स आप यहां पे यूज कर सकते हैं, सब चलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल में कर दिखाता हूं, लाइक इसमें मैं आया और यहां ओएल में लिख दिया टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए, और इस यूएल में लिख दिया टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस। अब देखते हैं आउटपुट किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से आपका आउटपुट शो होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट भी आपको यहां पे पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ये सारा मेरा कंटेंट इस चैप्टर का पूरा खत्म हो गया है। ये 16 क्वेश्चन में मैंने इसको पूरा डिवाइड किया था। अगर आपको 16 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है, और जितनी चीज़ें इसमें है मान के चलिए इतनी ही चीज़ें आपकी बोर्ड में पूछी जाएंगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए ताकि समझ में आए। और रही बात नोट्स की, तो ऐप मेरी है, उसमें ऐप में जाकर के आप लोग इसके पूरे नोट्स जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और अगर कोई कहीं गलती से मिस्टेक होता है मुझसे, ठीक है, तो मैं उसको सही भी कर देता हूँ, ठीक है। एक दो जगह थोड़ी मिस्टेक्स मुझे यहाँ दिखाई दी थी, वो मैंने सही भी कर दी है, तो सही करके ही मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप जाकर के ऐप से सारे नोट्स यही वाले डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ पार्ट आपका HTML का भी बचा हुआ है, वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।